ये लो सिलेबस लिखो। वो सिलेबस नहीं है जो ग्रुप पे आया था। आने वाले चारों मेंस के टेस्ट के सिलेबस में लिख दे रहा हूँ, उधर भी लिख दिए थे मैंने, यहाँ भी लिख दिए। पहला इस संडे को जो है मेंस, देखो है ना, मॉडर्न फिजिक्स आएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा। चलो लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। पहले मेंस वन लिखो, बोर्ड पे नहीं लिख रहा। स्पेलिंग की दिक्कत है क्या तुम लोग? बस पहला क्या इतना सिलेबस। मेंस टू, शांत हो जाओ। नहीं, मेंस मतलब अगला टेस्ट। पहले ही सिलेबस बता रहा हूँ ये। हो जाओ। मेंस टू, ऑप्टिक्स, बी रे, सॉलिड्स, एटीजी। अरे पढ़ा देंगे तब। कैलोरीमेट्री, ट्रांसफर। रखा है बेटा। डायनेमेटिक्स, वन डी, डेरिवेटिव, बेसिक वेक्टर, डिफरेंशिएशन, बेसिक मैथमेटिक्स। ये दूसरे वाले का मीन्स। मीन्स थर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, स्टेशन, एलिमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। थर्ड मीन्स लास्ट। चार का सिलेबस दिया है सिर्फ। मीन्स फोर, शांत हो जाओ। सर्कुलर, टेन डायमेंशन, सेमीकंडक्टर, डायनेमिक्स। कैपेसिटर, रिलेटिव वेक्टर डिफरेंशियल, डायनामेटिक्स। यही पढ़ोगे। तो अभी मेंस वन का ये सिलेबस है। के बाद जितने भी मेंस के होंगे चारों टेस्ट का सिलेबस लिख रखा है। मैं ऑलमोस्ट 98% तक सारा सिलेबस कवर
सेमीकंडक्टर भी आ गया है, एरर भी आ गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आ गए हैं। तो संडे को जो है उसमें तो ये आएगा, और उसमें सेंटर ऑफ मास में रिवाइज करा रहा हूँ, लगभग करा ही चुका हूँ, अब बहुत रह गया है। एसएचएम मैंने अभी पढ़ाया है, तो पहले मॉडर्न खत्म कराया है। तुमको पढ़ना क्या है, ये टॉपिक्स पढ़। एसी बहुत छोटा टॉपिक है, जल्दी रिवाइज हो जाएगा, ध्यान देना है इन पे पर टेस्ट में। लिख लिए को फटाक से, वेटेज वेटेज कुछ नहीं। अरे उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, वेव ऑप्टिक्स अभी। नहीं नहीं, सेमी तो आएगा, नहीं आया तो भी है। अरे ये सिलेबस है, लिखो ना, अभी वहां तक क्यों पहुंच गए, पहले इससे तो निपटो। जो चैप्टर नहीं पढ़ाया गया है वो ये है, नहीं पढ़ाया अभी, पढ़ाया उनको पढ़ा दिया ऐसा। पढ़ा दिया ना उस बैच में, पढ़ाया जाएगा ना, तक तो हो जाए। ये केटीजी बीच में 2 या 3 लेक्चर लगे, बता देंगे आगे। ये 24 टॉपिक्स हैं, वेव्स और है 25। कौन सा टॉपिक है, वेव्स। तब उसमें वेव्स में काफ़ी चीज़ें अपन ने वेव्स में पहले ही कवर कर ली हैं, जैसे सिंपल हार्मोनिक एसएचएम। वेव्स का एक पोर्शन ये होता है, वेव्स का दूसरा पोर्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, में कवर कर लिया। अब सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, सब मेंस लेवल है, ये सारे मेंस के ही हैं, स्ट्रिक्टली मेंस लेवल आएगा। तो रिवीजन का अच्छा चैप्टर वाइज ही रिवाइज कर, ताकि स्कोर भी सही बता दूं। चलें जरा फ्लूइड को आगे बढ़ाएं, बढ़ा दूं। फिर से समय नए के पीछे भागने का नहीं है, तो पढ़ा है बस उसी को इकट्ठा करो, पढ़ा हुआ ही नहीं बन रहा है तो नया पढ़ के क्या मतलब। चलो, फ्लूइड्स में लिक्विड इन एक्सेलरेटिंग फ्रेम तक पहुंच गए थे। अगर फ्रेम एक्सेलरेट कर रही हो तो क्या होता है जरा समझ। जैसे मान लो एक कंटेनर था, ये कंटेनर था, इसमें लिक्विड था, और ये ए एक्सेलरेशन से आगे भगा दिया इस कंटेनर को, आगे खींच लिया। पक्का डायग्राम ऐसा ना होते हुए ऐसा हो जाएगा, पानी ऐसा शेप ले लेगा, ले लेगा कि नहीं, ये तो होगा। आगे खींचोगे तो ये पीछे की तरफ हो जाएगा। तो जरा देखें, तो वो ये पूछ सकते हैं ये एंगल कितना बना होगा, तो ये एंगल पूछ सकते हैं एंगल कितना बना होगा, ठीक। ठीक,
तो हम एक काम करते हैं, एक सिलेंडर बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ यहाँ पूरा एयर है, यहाँ तो प्रेशर पक्का कितना हो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ये कोई भी हाइट ले लूँ, तो ये h1 ले ली और ये हाइट ले ली h2 ले ली यहाँ और एक, तो इस सिलेंडर को ध्यान से देखें, एक सरफेस से h1 एक सरफेस से, इस सिलेंडर को ध्यान से देखें, यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, यहाँ पे बताओ, इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे और इस पॉइंट पे बी, ए पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा, फोर्स लगेगा इधर से, प्रेशर इनटू एरिया होता है फोर्स, प्रेशर है यहाँ पे पी नॉट प्लस h1, कितना लगेगा, इधर से लगेगा पी नॉट प्लस, एक फोर्स इधर से लग रहा है एक फोर्स इधर से लग रहा है, कौन सा वाला फोर्स स्ट्रॉन्ग, लिक्विड किधर एक्सिलरेट कर रहा है, आगे या पीछे, आगे जा रहा है ना लिक्विड, आगे जाएगा तो लिक्विड आगे जाएगा, तो शेप पीछे की तरफ लिया गया। न्यूटन्स की इक्वेशन लिखूं तो दिस माइनस दिस इक्वल टू एम ए, तो पी नॉट प्लस h1 दिस फोर्स माइनस दिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास कैसे लिखूंगा, ये लेंथ पता नहीं है कितनी है, एल ले ली, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू मास हो गया, हो गया, पी नॉट से पी नॉट कट गया, तो जी h1 माइनस h2 एरिया इक्वल टू ए एल, को एरिया G टाइम्स h1 माइनस इक्वल टू ए इंटू एल। अच्छा एक चीज समझ में आ रही होगी, ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, सारे एंगल यहां तक कोई काट लूं तो वो भी करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये h1 है, ये h2 है और ये h1 है, तो ये बची हुई लेंथ कितनी होगी, तो ये वाली लेंथ h1 माइनस, और ये कितना है, तो टेन थीटा ही तो लिखा है h1 माइनस h2 का l, ये फील आया गया, तो h1 माइनस h2 बाय l की वैल्यू कितनी हो गई, a बाई जी, और इसी को ही तो टेन थीटा बोल रहे हैं, तो टेन थीटा कितना आ गया, a बाय, मुझे डायरेक्टली में एक्सेलरेशन और ग्रेविटी की रेशियो काम जहाँ बार बार करने की रिजल्ट याद रखना है बस, टेन थीटा कितना आ जाएगा, ए और जी का, डेरिवेशन समझना है और रिजल्ट ये याद रखना है, इक्वल टू ए बाई जी, यानी अगर तुम जी से आगे एक्सीलरेट कराते 10 से तो 45 वाली लाइन बनती, लाइन है ये ऐसा शेप, 45 एंगल हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्सीलरेशन रहा इनफाइनाइट, तो ये पूरा पानी इधर इकट्ठा होके यहाँ आ जाएगा। अच्छा एक चीज और, जैसे ये शेप ले लिया पानी ने ऐसा, तो यहाँ प्रेशर कितना है इस लाइन पे, यहाँ कितना है, अभी एयर है ना, नॉट,
ये ऐसा लग रहा है यहाँ से तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं क्या सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेम प्रेशर होगा? नहीं है यहाँ ऐसा। यहाँ पी नॉट है, यहाँ ज्यादा है पी नॉट से, यहाँ और ज्यादा है, और ज्यादा है, यहाँ ऊपर जाने पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यहाँ तो मैक्सिमम है क्योंकि एच मैक्सिमम प्लस रोज। और सही बात है, यहाँ बोलना सही भी नहीं था कि हमने ऐसा बोला था कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम होगा। अगर नहीं होता तो लिक्विड फ्लो कर जाता। कर तो रहा है एक्सेलरेट आगे, तो नहीं, नहीं है। कौन सी लाइन होगी, जैसे समझो अगर लिक्विड ऐसा होता है, देखो इस लाइन पे सेम, इस लाइन पे सेम, इस लाइन पे सेम, प्रेशर सेम होता है। यहाँ वो लाइंस ऐसी हैं, लाइंस है। इस बार आइसोबारिक लाइंस, आइसोबारिक मतलब होता है सेम प्रेशर वाली लाइन। थर्मोडायनेमिक्स में आइसोबारिक मतलब क्या होता है? आइसोबारिक लाइंस ऐसी नहीं है इस बार, लिक्विड एक्सेलरेट करने की वजह से ऐसी मिल रही। हाँ अब तुम ऐसा बोल सकते हो कि इससे अगर डिस्टेंस डी नीचे गए और इससे डी नीचे गए, पक्का प्रेशर क्या मिलेगा? वैसे मैं लिख सकता हूं इस लाइन पे प्रेशर क्या होगा, पी नॉट प्लस पी ना होते हुए। समझ में आया तो अच्छी बात, वरना कोई दिक्कत। जी इफेक्टिव यूज करेंगे और उसका डायरेक्शन क्या होगा जी इफेक्टिव, यही वाला।
चाहता हूँ, लाइट कंटेनर के नीचे से निकल रही है, अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता सीधे से एक्शन होता है और ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो सरफेस के पे होगी, शायद लाइट ये यार कर जाए। कम से कम कितना एक्सेलरेशन हो इंटर, हाँ 3 बाई 3 1.3 लेना। फिर देखो ये कंटेनर है, 4 मीटर हाइट है कंटेनर की, बेस भी कितना है 4, मतलब क्यूबिकल है ये कंटेनर की, एक साइड कितनी है 4, 2 मीटर तक पानी भरा हुआ है। अब इसको एक्सेलरेट कराया, बताओ ज्यादा से ज्यादा कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए कि पानी फैले ना, आउट ना करे। और दूसरा, अगर एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन का आधा होगा तो पक्का फैलेगा तो है नहीं, पानी यहाँ कितने हाइट पे होगा, यहाँ कितनी हाइट पे होगा, ऊपर चढ़ेगा, क्या कर सकते, कॉपी पेस्ट से काम नहीं चले। क्या आ रहा है पहले, √60 30 √7 √7 4/16 दूसरा वाला, चलो दूसरे वाले में हिंट देता हूँ, वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा, पानी फैला नहीं है तो पानी जितना पहले था एक्सीलेट
पार्ट के लिए पार्ट में डायरेक्ट आ लाइट ऐसे जा रही ये है क्या है। ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा थीटा। एल्स लॉ लगा देता हूँ। साइन थीटा बाई 3 मस्ट बी ग्रेटर देन साइन 90। ठीक है क्वालिटी के लिए सॉल्व। साइन थीटा कितना हो जाना चाहिए बाई 4।
और टेन थीटा होता है ए बाय साइन थीटा। साइन थीटा 3/4 है, टेन थीटा कितना होगा? -7। टेन थीटा होगा 3/7 इक्वल टू ए बाई जी। ए इक्वल टू बाय रूट, यानी 30/√7 आ रहा था क्या? आ रहा है तो बिल्कुल ठीक। पानी का एंगल चेंज होने की वजह से स्नेल्स लॉ लगाते समय थीटा चेंज हो गया, ये यार के चांसेस। अगला क्या आ रहा है पहले? देखो पानी जब फैलने ही वाला होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना एक्सेलरेशन कर सकता हूँ कि पानी क्या करे? तो कुछ ऐसा होगा, फैलने ही वाला होगा जस्ट। तो ये पानी इधर कितना हो गया हाइट पे? 4 मीटर। तो इधर कितना हो जाएगा से? अच्छा यहाँ 2 मीटर था, यहाँ 2 मीटर बढ़ गया तो यहाँ 2 मीटर कम हो जाएगा, यानी ये एग्जैक्ट यहाँ पहुंच जाएगा। ये समझ में? ऐसे ही तो हो जाएगा एकदम बाउंड्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, कॉमन सेंस है। तो चढ़ा तो 2 मीटर, इधर क्या हो जाएगा? हाँ, टेन थीटा कितना हो गया? यही तो है थीटा, सही है कि नहीं है? टेन थीटा हो गया 1/4, 45 डिग्री। और टेन थीटा होता है ए बाई जी। तो एक्सेलेरेशन कितना आ गया? जी के बराबर, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता, लेकिन अगर तुम ज्यादा कर दी पानी फैल जाएगा। अब तुमने अगले में कितना किया है? मैक्सिमम का आधा, यानी g/2 किया है तुमने। तो पक्का पानी फैल तो नहीं रहा होगा और ऐसा कुछ हुआ और चढ़ा और कुछ नीचे हाइट। बस मुझे ये हाइट नहीं पता, यहाँ h1 होगी कुछ, यहाँ कितनी होगी? ठीक है, दिक्कत तो नहीं? क्या करें? ठीक, h1 हो, वो वेरिएबल है हमारे पास। हाँ, टेन थीटा निकाल सकते हैं यहाँ से, हाइट थी, टेन थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा होता h1 - h2/4, सही है कि नहीं है? टेन थीटा मुझे पता है कितना होता है, a बाई जी से डिवाइड करो, कितना हुआ? 1/1 - h, 8। वो आ गया, कितना आ गया? आ गया h1 सही है। क्या यूज करें? वॉल्यूम कंजर्वेशन। वॉल्यूम कंजर्वेशन यानी पहले जो वॉल्यूम था वही वॉल्यूम रहेगा। अच्छा, मैं वॉल्यूम कंजर्वेशन जरा डायरेक्टली ऐसे सोच रहा हूँ। पहले पानी ऐसे भरा था 2 मीटर, ये 4 मीटर था, तो ये तो अभी भी 4 मीटर है। ये दो था, ये दो था। अच्छा ऐसे निकाल ही लो, पहले वॉल्यूम क्या था? क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? एक पानी का वॉल्यूम क्या होगा? 4/4 कितना हो गया? ऊपर हाइट कितनी हो गई? 32। 32 था ना पहले, तो अभी भी कितना होना चाहिए? नहीं ऐसा सॉल्व, पहले 32 था, अब कितना होगा? अब वॉल्यूम कैसे निकालोगे? अब तो क्यूब शेप नहीं है। ट्रेपेजियम का एरिया इंटू पीछे वाला डायमेंशन। ट्रेपेजियम का एरिया, ये ट्रेपेजियम ही तो है। ट्रेपेजियम का एरिया इंटू लेंथ कौन सी यूज करेंगे? पीछे वाला डायमेंशन 4। तो मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूं? मैं डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे सोच सकता हूँ ना। यहाँ एवरेज क्या था? 2 और 2 का एवरेज कितना आता है? 2। यहाँ भी वही एवरेज आना चाहिए, यानी h1 और h2 का एवरेज ही आना चाहिए। तो h1 + h2 कितना हो गया? 4। जरा सॉल्व करना, एक कितना आ गया? एक 3 आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। h1 3 आ गया, h2 क्या? तो 1 मीटर एक ऊपर चढ़ जाएगा और एक 1 मीटर क्या जाएगा। तो मैंने वॉल्यूम कंजर्वेशन को अलग अंदाज में यूज किया। कैसे? पीछे वाला डायमेंशन तो सेम है, मैं तो ये फेस का एरिया निकाल लूं, जो पहले था वही एरिया बाद में रहेगा, उसको भी और अच्छा कर दिया। ये तो फिक्स ही है, 4 ही रहेगा।
इन दोनों का एवरेज जो पहले था वही एवरेज बाद में रहेगा। बिल्कुल वॉल्यूम कंजर्वेशन करोगे तब भी H1 प्लस H2 आएगा, 4 आएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। पहले वॉल्यूम कितना था? पहले वॉल्यूम था एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, कितना 32 था, ठीक है। बाद में वॉल्यूम होगा जब ट्रेपेजियम वाला शेप ले। ट्रेपेजियम के फेस का एरिया कितना है? ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाइट a प्लस बी अपॉन 2 इंटू वाला डायमेंशन कितना हो गया पीछे 4, 4 से काटा ये 4, एक 4 से और काटा 4, H1 प्लस H2 4 आ गया, यही आया था। हाँ H1 प्लस H2 कितना आ गया? 4। वॉल्यूम के अंदर था वो। तो मैं सीधे हाइट्स का एवरेज निकाल लेता हूँ, जो एवरेज पहले था वही एवरेज बाद में रहा होगा, तो भी वॉल्यूम कंजर्वेशन ही बोल। तुम तो ऐसे करो, पहले वॉल्यूम निकालो बाद में वॉल्यूम। इक्वेशन जो आई है वो देखो वॉल्यूम। एक और पूछ लूंगा इसमें, ये बता दो, अगर एक्सेलरेशन ट्वाइस ऑफ जी मैक्सिमम हो जाता, ट्वाइस ऑफ ए मैक्सिमम हो जाता, मतलब तुम मैक्सिमम पे फैल जाता है ना पानी। मैक्सिमम वो है कि पानी जस्ट फैलने वाला है, अब दुगना कर देता मैं उसका तो पक्का फैल जाता। हाउ मच वाटर? कितना पानी फैल जाएगा हिंदी में? आप वॉल्यूम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते? लगा सकते हो क्या? क्या पानी तो क्या क्या करोगे? एक रास्ता बंद करते हैं फिर दूसरा रास्ता खोल। वॉल्यूम कंजर्वेशन नहीं लग सकता तो क्या हुआ? इतना तो पता है ना ये लेवल पानी का यहाँ होगा, तो H1 पता है, शायद दो इक्वेशन की जरूरत ही ना हो। नहीं चला? अरे H1 H2 दो वेरिएबल थे। अब जब पानी फैल रहा होगा तो पक्का यहीं से फैलेगा ना, यहाँ से कैसे फैल जाएगा, यहाँ पहुंचेगा ना। H1 पता ही है 4 है, एक चीज बढ़ गई तो एक कम भी। हाँ, कितना आ रहा है, कितना पानी फैल गया? मीटर क्यूब ऐसा? कहाँ फैल गया? आधा फैल गया?
फैल गया, फैल गया, मतलब आइडिया लग गया अब तो कैसे। जनरली वो तो टेन थीटा का रेशियो जो है ए बाई जी, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछ। चलते हैं, लिक्विड इन रोटेटिंग फ्रेम का हुआ पानी। लिक्विड इन रोटेटिंग फ्रेम। अगर लिक्विड को ऐसे सेंटर पे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो वो कुछ ऐसा शेप लेता है, पैराबोला टाइप का, ऐसा शेप लेता है लिक्विड। ठीक। अब ध्यान दो, जैसे एक सिलेंडर बनाया मैंने, यहाँ बॉटम पे बना लिया, तो ये हाइट h1 है, ये हाइट क्या है, लेंथ कुछ भी ले ली, जैसे एल ले ली। तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा इस सिलेंडर, लगेगा यहाँ से पी नॉट प्लस टी एच वन, यहाँ से लगेगा पी नॉट प्लस टी एच टू इंटू, देख लो सबका प्रूफ लगभग से। तो नेट फोर्स इक्वल टू एम ए नहीं होगा इस बार, एम ओमेगा स्क्वायर आर होगा, ये जला रहा है ना, ये सिलेंडर घूम रहा है ऐसे। तो इस बार लिखेंगे, फिर से हमें तो रिजल्ट से मतलब है, मैं डिराइव करके एच वन नॉट प्लस इक्वल टू मास डेंसिटी इनटू लेंथ इनटू एरिया, ये मास हो गया मेगा स्क्वायर, और आर क्या लेंगे, एल बाई टू। सेंटर ऑफ मास कहाँ है इस पूरे मास, फिर आर में आर क्या लेंगे, नॉट बी नॉट निपट गया, ओ जी ए कॉमन आ गया, एच माइनस ए स्क्वायर बाई टू ए रो ई एच वन माइनस एच मेगा स्क्वायर बाई टू। तो ये एक रिलेशन आया जिसमें एच वन माइनस एच टू में थीटा वीटा की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाइट्स का रेशियो पता होना चाहिए। मतलब वो हाइट्स का डिफरेंस पूछते हैं कि अगर किसी चीज को किसी पर्टिकुलर ओमेगा से घुमाया, यहाँ और यहाँ पानी में, यहाँ पानी में का स्क्वायर एल, बहुत कम पूछे जाते हैं टाइप के क्वेश्चन, याद रहना है मेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू जी, एल की जगह और कंफर्टेबली याद हो जाता है अगर ये आर हो, का स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू। रेडियस क्या लगता है हमें, तो ये रेडियस आर टाइप फील आता है, रिजल्ट ही याद करना है, बहुत क्लियर फ्रेम होता है।
लिक्विड इन रोटेटिंग फ्रेम के न्यूमेरिकल देखे नहीं जाते, शायद कभी है वो साइड डिफरेंस। अब आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, ठीक है, आर्किमिडीज, लास्ट पार्ट। ने ये सारे सवालों के जवाब दिए। पहले सारे सवालों के जवाब दिए कि इतनी बड़ी शिप नहीं है और छोटा सा नेल है, मतलब क्या देगा, एक ही छोटी जाएगी, बड़ी शिप, सरफेस एरिया बड़ा होता है। हाँ यही लगता था लोग। तो मतलब लोहे की बोट बना दूंगा तो बना देना। तो पहले लोग बना तो देते थे, जैसे पहले आर्किमिडीज, पहले पहले के लोग ऐसे इतने बेवकूफ तो थे नहीं कि पानी में लकड़ी ना रख पाए, ये ना देख पाए कि वो तैर नहीं रही है। वो लोग बोट तो बहुत पहले से बनी आ रही है, लेकिन लोगों को एक छोटी सी साइंस समझ नहीं आती थी कि बोट जो है नहीं डूब रही है, कितनी बड़ी बना दो। और ऐसा कोई भी आयरन का टुकड़ा है वो डूब जा रहा है, फिर उन्होंने सोचा कि बड़ा आयरन का टुकड़ा ले लो, डूब जा रहा है, बेटा यहीं से फेंक। तो ध्यान दो, अगला है हमारा आर्किमिडीज। अच्छा था जो, आर्किमिडीज की स्पेलिंग नहीं पता, आर्किमिडीज प्रिंस। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था जरा समझो। जैसे उन्होंने ये बोला कि कोई भी लिक्विड है, लिक्विड बना लो, बोला लिक्विड के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है लिक्विड के अंदर कोई भी है, रबर प्लास्टिक कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड के अंदर कंप्लीटली डुबो दी, कंप्लीट तरीके से, उन्होंने बोला कि किसी भी चीज को पानी के अंदर डालते हैं तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स आता है, बॉयंट फोर्स बोल लो या अपथ्रस्ट बोल लो या आर्किमिडीज फोर्स, कैसा भी है कोई भी नाम दे दो। अपथ्रस्ट आता है एक ऊपर की तरफ, उसे डिनोट करते हैं, और वो आता है उसका फॉर्मूला उन्होंने दे दिया, पी टू जी। ई मतलब वॉल्यूम, जी सब जानते हैं, जी तो ग्रेविटी। तो क्या है, तो किसका, पानी का या ये जो भी चीज ली है इसका, भी लिया है उसका, और वो जो लेते हैं वो लेंगे लिक्विड का जिसमें डुबोया गया है, और वी लेंगे वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। मतलब यहां अगर इस ऑब्जेक्ट को हटा दूं तो उस जगह पे पानी ले लेगा उस जगह को, तो इसने, जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां रखा तो पानी का वॉल्यूम हट गया वहां से और इस जगह ने जगह घेर ली ऑब्जेक्ट ने। अरे तुम कोई चीज पानी के अंदर रखते हो तो ऐसा थोड़ी है ऑब्जेक्ट के अंदर पानी भर जाता है, ऑब्जेक्ट ने पानी की जगह ले ली ना, तो लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया ना, वहां से जगह ले ली। तो इतना वॉल्यूम, इसका ये वॉल्यूम कितना है, अगर वी वॉल्यूम है इसका, यहाँ पे क्या लिया जाएगा, वी। तो कौन सा लिया जाएगा, ऑब्जेक्ट का नहीं, लिक्विड का।
इंटू जी। तो बोला ये समझ नहीं आ रहा। हाँ लेकिन इस ऑब्जेक्ट पे एक mg भी तो लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? और mg कैसे लिखेंगे इस ऑब्जेक्ट का? mg लिखेंगे, मास लिखते हैं इस ऑब्जेक्ट का, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम तो देखो सेम ही आएगा v। वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट का कितना वॉल्यूम है? v मैंने दे दिया। और ये वाली डेंसिटी कौन सी है? लिक्विड की या सॉलिड की? सॉलिड जो भी तुमने लिया है उसकी। तो पानी के अंदर जब भी कोई चीज है उसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक mg तो लगेगा ही लगेगा और एक अपथ्रस्ट लग रहा है। अगर अपथ्रस्ट mg से जीत गया, पर अपथ्रस्ट mg से नहीं जीत पाया, तो अपथ्रस्ट, अब कोई भी चीज पूरी डूबी हुई है, ध्यान देना, फुल्ली सबमर्ज्ड है, तो अपथ्रस्ट अगर जीत गया mg से, बॉडी क्या करेगी? फ्लोट करेगी। तो अपथ्रस्ट को जरा बड़ा करना, v वो लिक्विड इंटू जी ग्रेटर देन v सॉलिड, कट गया v। अगर रो लिक्विड ग्रेटर देन रो सॉलिड, मतलब लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है सॉलिड से, यानी पानी के अंदर तुम ऐसी चीज को फ्लोट करा सकते हो डेंसिटी पानी से क्या हो? कम हो। लकड़ी की डेंसिटी पानी से कम, आयरन उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, डूब। तो अब समझ में आया, डेंसिटी से लेना देना है, ना साइज से लेना देना, ना शेप से लेना देना किसी चीज, डेंसिटी से। कैसा भी शेप बना दो, मतलब अगर आयरन की एक बॉल डूब रही है और तुम्हारे दिमाग में आया नहीं, एक पतली शीट बना दो, एकदम बारीक कर दूंगा, एक पतली, नहीं डूबे, डूब जाएगी, इतनी भी पतली कर। क्यों? शेप से कोई लेना देना है ही नहीं, लेना देना सिर्फ किससे? मटेरियल से, मटेरियल की डेंसिटी। पक्का समझ में आया? तो फॉर्मूला तो रट जाता है, वी रो जी, रो भूल जाते हैं कौन सा और वी भूल जाते हैं कौन। अगर कोई चीज पूरी नहीं डूबी हुई है, ध्यान देना, फ्लोटिंग तो लेकिन ऐसे होती है, तो मान लो एक बॉल है, स्फेरिकल बॉल है, वो आधी डूबी हुई है पानी में। जरा ध्यान देना, ये कोई बॉल है जो आधी डूबी हुई है पानी में, इसकी डेंसिटी है रो सॉलिड और रेडियस है इसका आर, जैसे रेडियस भी दे दिया मैंने आर। ये आधी डूबी हुई है पानी में और फ्लोट कर रही है, क्या स्टेट रही होगी? सम अपथ्रस्ट ऊपर लगा होगा और mg कहां लगा होगा? नीचे, और दोनों बैलेंस हो गए होंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम में फ्लोट कर रही है। दिक्कत तो नहीं? अभी तो इक्विलिब्रियम में और बैलेंस हो गई। अपथ्रस्ट कितना आएगा? दोबारा लिखते हैं, v बाई 3 पाई आर क्यूब, ये गलत लिखा है, बाई 3। ये जिला अपथ्रस्ट 4/3 नहीं लेंगे, 2/3 लेंगे। लिक्विड कितना डिस्प्लेस किया है? ये जो सॉलिड है इसने कितना लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया है? आधे पानी की जगह दे रहा है, ऊपर थोड़ी ना। 2/3 पाई आर क्यूब रो लिक्विड इंटू जी, ई रो जी। mg में क्या लेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब, मास में तो पूरा आएगा ना, तो कौन सा? सॉलिड, बाई 3 पाई आर क्यूब से आर क्यूब। रो लिक्विड इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, यहां पे इन दोनों की डेंसिटीज का रेशियो। पक्का समझ में है? और पक्का लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी, कितनी होगी? दुगनी होगी। किससे? तो लिक्विड का जो वॉल्यूम जो है, यहाँ पे मैंने क्यों डिस्प्लेस लिख रखा है, ताकि तुम हमेशा पूरा वॉल्यूम ना लिखो। जितना पानी घेरा है उतने पानी का वॉल्यूम ले, जो भी ऑब्जेक्ट तुमने डुबोया है, पूरा आधा, जितना जितना पानी घेरा है उतना वॉल्यूम। तो एक छोटी भी थी शायद,
अरे के समय पे क्या हुआ, एक राजा होते थे, राजाओं का समय था तब। ये कोई के समय जो राजा होते थे, तो ये एकदम नए कोई साइंटिस्ट नहीं थे या कोई आइजैक वाइजैक, बहुत पुराने बात है। तो पुणे में सोने जो राजा को गिफ्ट दी जाती थी उसमें बहुत मिलावट होती थी, पागल बना देते राजा। तब बॉल लेके आए एक स्फेरिकल, बहुत भारी, 10 किलो की। लेकिन राजा को पता चल जाता था थोड़ा, लेकिन तब तक ये भूल जाता था कि तो अब क्या करे वो। तो राजा ने बोला होगा कि आर्किमिडीज, हमें आर्किमिडीज नाम नहीं होगा, आर्किमिडीज ऐसा होगा कुछ। ये बहुत विद्वान था यार इन्हें। राजा ने बुलाया, राजा ने बोला कि एक काम करो, ये चेक कर लेते हैं। उसने बोला ये कुछ तेल दे दिया होगा, कितने का बना होगा। बोला इसका हमने वजन किया, 2 किलो आ रहा है। मैं बताओ सोना कितना है और मिलावट कितनी है। 2 किलो है अगर उसका वेट, तो ऐसा हो सकता है ना 1.5 किलो सिर्फ सोना, आधा किलो कुछ और हो। आप हाथों में दे दिया गया, किसी को दे दिया, क्या करोगे, भाग जाओगे। हाँ तो सोचो, सिर्फ उनको बुलाया, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और क्या इंस्ट्रूमेंट, तब तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, उन्होंने बता दिया। ऐसे देख के तो नहीं बताया होगा, उन्होंने बोला पानी लेके आओ मैं बता, तो थोड़ा एक्यूरेट मशीन लेके आओ जो मेजर कर सके, वेट मेजर करने की मशीन थी ना तब। बोला तो मुझे वेट करने वाली तो, और इलेक्ट्रॉनिक कहाँ से, वेट करने वाली मशीन दे दो और वो दे दो, क्या कहते हैं, पानी, मैं बता दूंगा। अपन थोड़ी देर में बताएं, बता रहा हूँ कि काफी काम की चीज। अब जैसे शिप है, एरिया वेरिया से कोई लेना देना नहीं है, उसकी डेंसिटी बस पानी से कम होगी तो वो नहीं डूबेगी, किसी भी शेप की हो। आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, लकड़ी है किसी भी शेप की हो वो नहीं डूबेगी। डेंसिटी क्या होनी चाहिए, पानी ज्यादा हो गई तो तो बहुत सारे एप्लीकेशन आए इसके, जैसे अभी भी वो कॉन्सेप्ट आज यूज होता है, आज भी यूज करते हैं, सोने में कितनी मिलावट है क्या नहीं है। बस अब वैसे यूज नहीं करते कि बाल्टी लेके आओ पानी की, नया प्रिंसिपल तो वही था ना। काफी अच्छे अच्छे प्रिंसिपल दिए। एक ये गोल्ड, गोल्ड क्या, वो इस प्रिंसिपल को यूज करके किसी का भी परसेंटेज बता सकते हैं इसमें, कि इतना परसेंट गोल्ड है, इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये, मतलब एलिमेंट को देख के बता सकते हैं कि इसमें इतना परसेंट ये, इतना इतना है, एग्जैक्ट। हाँ डेंसिटी वगैरह की गेम में भी। पहले अपन यही कुछ न्यूमेरिकल्स करें, ये समझ में आ गया अब थ्रस्ट कितना आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल 1, एक कंटेनर है, एक क्यूबिकल, एच, ये पूरा है ए, फाइंड बाय ए। ध्यान देना क्वेश्चन क्या है, ये एक सॉलिड है कोई, अब ये मत बोलना ये रेक्टेंगल है, नहीं पीछे भी डायमेंशन होगा, ये जैसे कोई रेक्टेंगल थोड़ी पानी भरा है, वॉइड है, पीछे की तरफ डायमेंशन होगा, फ्रंट। तो एच बाय ए कितना होना चाहिए, और ये रो सॉलिड है और पानी की डेंसिटी है 3 टाइम्स रो सॉलिड, मतलब पानी की डेंसिटी ज्यादा है, डूबेगा। एच बाय ए कितना होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे है, हाँ डूबेगा नहीं, जस्ट फ्लोट करता रहे तो।
FAQ की बुक है किसी की? 8 अप्रैल, सेकेंड शिफ्ट 2024 के लिए। फ्लूइड्स कुछ खास पूछा नहीं जाता, क्या कंप्लीट फ्लूइड्स से दिखता है। मैकेनिक्स अभी तक जो पढ़ाया है मैंने, आर्किमिडीज पढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं है कि पक्का सवाल आएगा इससे। फिर स्टैटिक्स भी पढ़ा दूंगा इतना ही, और फिर हो सकता है आ जाए, एक क्वेश्चन या दो आ जाए। इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है नहीं, बस नाम ऐसा है और थोड़ा सा एडवांस के लिए मेंस में
फिर से घर जाके फ्लूइड्स पढ़ना है, क्या है सिर्फ उसी पे ध्यान देना है? क्लास में चल रहा है अभी, उस पर क्लास सुननी जाएगा, मैं बता दूंगा, लगाना स्टार्ट करना है, यही लगाने हैं। घर जाना है सबको फिजिक्स में, और ऐसा मत करना कि फिजिक्स में काम नहीं मिल रहा है तो फिर केमिस्ट्री हो जाएगा, मैथ्स में काम मिल गया केमिस्ट्री में गड़बड़ हो जाए। काम ना देने का कारण ही यही है कि रिवाइज कर पाओ, मार्क्स सिर्फ रिवीजन से रिवाइज होंगे। फिजिक्स का मेंस संडे तक के टेस्ट का सिलेबस तुम्हें पता चल गया है। फिर से एसएचएम और मॉडर्न अभी ही पढ़ा है, जिन्होंने कंप्लीट पीवाईक्यू लगाए हैं एसएचएम मॉडर्न और सेंटर ऑफ मास में साथ साथ में रिवाइज कराता जा रहा हूँ। इन टॉपिक करंट में चल रहे थे, इन पे रिवीजन की जरूरत नहीं है। जिन्होंने अच्छे से पीवाईक्यू लगाए हैं, अच्छे से मॉड्यूल सॉल्व किया था, पीवाईक्यू लगाया था, या जो कराया था वो किया था, तो इनकी जरूरत पुराने टॉपिक्स पे, नए एक्स्ट्रा आ रहे हैं उन पे फोकस। फिर से बोल रहा हूँ, छोटे छोटे ग्रुप्स बना लो बिना बताए, यहाँ मत बताना किसी को। छोटे छोटे ग्रुप्स बना लो जिनमें तुम, जो क्वेश्चन नहीं आता वो ग्रुप्स का बहुत सिंपल फंडा है, कोई पर्टिकुलर पीवाईक्यू नहीं आया तो तुम पाता हो, सा फंडा है। ग्रुप बना के घूमने नहीं जाना है, ग्रुप बना के कुछ नहीं करना, बना के एड़ियां मार रहे हैं नहीं, ग्रुप बनाना है और कॉल पे डिस्कस कर सकते हो। और बहुत मतलब बहुत भी डिस्कस नहीं करना है, जैसे तुम डिस्कस ही करते रहते हो, आधी क्लास में डिस्कशन ही चल रहा है, पढ़ाई तो हो ही नहीं रही, डिस्कस है बस। थोड़ा ग्रुप ऐसा बनाओ कि हाँ अपने काम के हिसाब से, कि हाँ पर्टिकुलर क्वेश्चंस डिस्कस कर सके हम। अब वही रह गया है, पढ़ना नहीं रह गया है, अब सिर्फ यही रह गया है, ग्रुप्स बना के डिस्कशन करना है। जो क्वेश्चन पीवाईक्यू का या डीसीटी का नहीं बना वो पूछना है और रिवाइज करना है, साथ में थोड़ा रिवीजन। यहाँ मत करना, यहाँ तो लपेट दिए जाओ, यहाँ मत करना, घर पे कर सकते हो, चीजें कर सकते हो। क्योंकि हाँ, थोड़ा सा अगर किसी क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल दिक्कत है, थोड़ा सा सॉल्यूशन टैली कर सकते हो, पाप नहीं है, टैली कर सकते हो, टैली मिला सकते हो, मिलान मिलान कर सकते हो। जो किया है क्या वही अप्रोच की गई है पीछे या नहीं की गई, थोड़ा कर सकते हो। जिसका आंसर मिल गया उसके लिए नहीं, जिसका आंसर नहीं आया उसके लिए थोड़ा मिलके पढ़ो। अभी ये समय सही है, अगर तुमने रिवीजन नहीं किया, क्योंकि क्लास में फिजिक्स उतना रन नहीं होगी अब, बचा ही क्या है, केटीजी वेव्स, केटीजी 2 दिन का टॉपिक है, मतलब ओवरऑल वेव्स बचा है। कहने का मतलब ये टॉपिक्स बचे नहीं है, फिजिक्स स्लो लगेगी, स्लो लगेगी तो मन करेगा घर जाके वो जो होमवर्क मिला है वो कर लें। मैं वही तुम्हारी भूल, खत्म हो गया है तो फायदा उठाओ। मैथ्स भी शायद तुम्हारा खत्म हो चुका, तो इसका यूज करो। ये हर बार नहीं होता, इस बार हुआ है तो इस बार मार्क्स आने चाहिए। टेस्ट पहले से ही मैं बता दिए, मैंने पहले बता दिया, तो इस बार अगर जिन्होंने ये पीवाईक्यू लगाए हैं, दिमाग से काम करो। एसएचएम में अगर तुमने पीवाईक्यू लगाए तो और क्यों पढ़ना है एसएचएम, क्या करोगे? एसएचएम पढ़ के अकेले एसएचएम पढ़ लिया, बनना होगा तो उतने से बन जाएगा, नहीं बनना होगा तो 3 किताबें और लगा दो, फिर भी नहीं, सिंपल सी बात है। एसएचएम मॉडर्न सेंट्रोमा से चल रहा है पैरेलली। बचा हुआ कौन सा टॉपिक है जो इस टेस्ट में आ रहा है? ईएमआई दिया था, एसी दिया था, ईएमआई एसी, कोई भी 2 या 3 भी उठा लो रिवाइज करने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा कंप्लीट कर लो, 2-3 उठा लो, तो 2-3 रिवाइज कर लो। तो 4-3 3-4 बच्चे हैं, उनमें से 2-3 कर लो रिवाइज, लेकिन ऐसे कर लो कि वो अच्छे हो जाए रिवाइज। अब पूरा गेम रिवीजन का है, पूरा गेम रिवीजन, मैं प्रूफ कर देता हूँ। सेंटर से ER/8 पे ग्रेविटी कितनी होगी? मतलब ही गलत। सेंटर से 3R/8 पे कितनी ग्रेविटी की वैल्यू? मैंने इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा, ये अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो एकेडमिक वाला 12th वाला कर सकते। तो सवाल है, कुछ और तो पूछे। चलो ये गलत, हाँ हाँ तुम बताओ। x/g के टर्म में बताना है।
8g से। सेंटर से x के प्रोपोर्शनल होता है। r जाने पे g बढ़ता है, 3r/8 जाने पे 3g/8 बढ़ेगा। बताइए, सेंटर पे 0 होती है, यहाँ g होती है। r जाने पे g बढ़ता है, r/2 जाने पे g/2 हो जाएगा, r/3 जाने पे g/3 हो जाएगा। सेंटर से तुमने क्या रट लिया फॉर्मूला? यार गलती बताया तुमने, हाइट का बता दिया। सरफेस से हाइट h पे ग्रेविटी कितनी होती है? सरफेस से डेप्थ पे कितनी होती है? h डेप्थ पे। बोलो, सवाल सिंपल यही आ गया। अर्थ का सरफेस है, उससे r/8 डिस्टेंस नीचे कितनी होगी? g 1 माइनस 2h या h, और ऊपर h r से बड़ा है। अगर h r से बड़ा है, ऊपर जा रहे हैं हम, h r से बड़ा है तो क्या फॉर्मूला होगा? एक बोलो, ऐसे कैसा इकट्ठा बोलोगे समझ? हाँ तुम कुछ बोल रहे थे यार, नहीं तो कर लो याद, मैं वेट कर रहा हूँ, कर लो याद। 1 माइनस 2h/r नहीं, ऊपर होता है वो, लेकिन h अगर बहुत बड़ा हो r की टर्म, वो फॉर्मूला g 1 माइनस 2h/r तब ट्रू है जब बाइनोमियल लगा देते हैं, जब हम कम हाइट तक जाते हैं। जब हम बहुत हाइट तक गए, r/2 r/3 या 4r 8r, जी हाँ r² होता है, मैं ही भूल गया, r प्लस h का। ये दिक्कत तो नहीं? हाँ तुम, लेविटेशन आता है? थोड़ा बहुत ही पूछेंगे। जरा इधर ये एलिप्स है, ये सन है ना? अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है। यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है? यहाँ बहुत ही थोड़ा, यहाँ मैक्सिमम होती है मिनिमम? मैक्सिमम। अगर एलिप्स की एसेंट्रिसिटी ए है और ये सेमी मेजर एक्सिस, तो फॉर्मूला क्या आता था वेलो? रहो ऐसे समझ रहा तुम कुछ। g/m डैमेजली गलत बता रहे हो। अरे gm ऊपर, चलो अब बोलो। इनटू a,